समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है, अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। नेता नहीं बेटा तो नालंदा का मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हम नेता नहीं हैं भाई। तो आप नेता नहीं हैं तो आप क्या हैं? बिहार के बेटा हैं। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहाँ लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ब्रांड मोदी कमजोर हुआ है। You do believe he is a brand in decline? एब्सोल्युटली। पटना तक आवाज जाना चाहिए। जय बिहार, जय बिहार। आपने कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार ईमानदार हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन शारीरिक मानसिक तौर पर ही इज नो मोर इन कंट्रोल। Will you measure this history in terms of vote share, or will this history be written only if it's a जन स्वराज की सरकार? मैं कहता हूं जनसुराज या तो अर्श पे या फर्श पे। प्रशांत 10 बजने को आ रहे हैं रात को, और आज हम पूरे दिन आपके कैंपेन ट्रेल पे हमने बिताया। हम जहानाबाद गए जो कि एक आरजेडी का बेस है, राजगीर गए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, और दोनों सभाओं में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग जो बात नोटिस की कि आपने अपने भाषण को एक ही तरह एक इंट्रोडक्शन दी और आपने कहा मैं नेता नहीं हूं, मैं वोट मांगने नहीं आया। तो आप नेता नहीं है तो आप क्या हैं? बिहार के बेटा हैं। बिहार का वो बेटा है जिसके जीवन का भी आज के इस दौर में लक्ष्य ये है कि किसी भी तरीके से बिहार को बेहतर बनाया जाए, बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराया जाए, और बिहार जो कहीं ना कहीं विकास के दौर में दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत पीछे छूट गया है, उसको वापस से पटरी पर लाया जाए। आपने कहा कि मेरी दोनों सभाओं में जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन ही नहीं, आपने ध्यान दिया होगा मेरी पूरी की पूरी स्पीच ही कॉपी पेस्ट आप कह सकते हैं। आपने एक ही बात कही दोनों जगह में, और दोनों जगह नहीं। यही बात मैं पिछले कई महीनों से, सालों से जी कह रहा हूं। 10 लोगों को बैठा कर कहा, फिर गांव में 200 400 500 लोगों को कहा, अब 10 15 20 हजार लोगों को भी कह रहा हूं, लेकिन बात वही कह रहा हूं। वोट नहीं मांग रहा हूं, लोगों को एक चीज बता रहा हूं कि आपके हाथ में ये ताकत है, और उसका एक साइंटिफिक या लॉजिकल तरीका उनको बता रहा हूं कि कैसे आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। और जो एग्जाम्पल्स मैं देता हूं कि आप अपना जो सारा समय एनर्जी इस पे वेस्ट करते हैं कि किसको वोट दिया जाए, ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि वोट किस बात के लिए दिया जाए। अगर आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बन गया। अगर आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिलने लगा। अगर आपने जाति के लिए वोट दी तो जात की चर्चा गिनती हो गई। अगर आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बट गया। अगर आपने बिजली के लिए वोट दिया तो इसी बिहार में घर घर बिजली आ गई। तो अगर आप अपने बच्चों के लिए वोट देंगे, अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट देंगे, तो वो भी आपको मिलेगा। वोट चाहे जिसको देना है। एक ही चीज हम लोग करा रहे हैं कि भाई एक बार संकल्प लो, इस बार वोट नेता, दल, जाति, धर्म के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए देंगे, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देंगे, क्योंकि वही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। पर ये आइडिया कि आप नेता नहीं बिहार के बेटे हैं, लाइन तो बढ़िया है, और हो सकता है आपकी भावना भी वही हो कि मैं बिहार के बेटे के रूप में आपके पास आया हूं, लेकिन अब तो आप हार्डकोर एक्टिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो अपने आप को नेता ना मानना, ये मुझे समझाइए। नहीं,
मैं बेटा हूं, वैसे तो बिहार में 13 करोड़ लोग कह रहे हैं कि हम बेटा हैं, और उनको कहना भी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि मैं बिहार का वो बेटा हूं जो सक्षम है, एटलीस्ट दुनियावी नजरिए से मैं सक्षम हूं, राजनीति को समझता हूं, मेरे पास संसाधन है, कुछ एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो वो बेटा जो जिसके पास ताकत है, और अगर मैं बिहार को सुधारने के लिए प्रयास नहीं करूंगा तो कौन करेगा? बिहार वो राज्य है जिसको ज्यादातर नेताओं ने, दलों ने न सुधर पाने वाला मानकर एक तरीके से छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात नहीं करी होगी, ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भाजपा के नेताओं से बात नहीं की होगी शुरुआती दौर में कि नहीं बिहार में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल होना चाहिए। नीतीश के साथ भी उसी एस्पिरेशन से गए थे, लेकिन मैंने ये पाया अपनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन में कि लोग ये कहते हैं हाँ ठीक है होना तो चाहिए, लेकिन बिहार नहीं सुधर सकता यार। तो जिस राज्य को देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर इसको अपने हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा बिहार का ही कोई आदमी उठा सकता है। और मैं समझता हूं कि इस धरती के होने के नाते मेरी ये जिम्मेवारी है कि अगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसकी हिम्मत पड़ेगी। इसलिए मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं वो बेटा हूं जिसको ऊपर वाले की कृपा से, आपके आशीर्वाद से कुछ जगह मिल गई है। तो मेरा ये फर्ज है कि इस मिट्टी का कर्ज अदा करूं और एक ईमानदार कोशिश करूं, प्रयास करूं। सफलता मिले न मिले कोई बात नहीं है, प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कमी नहीं आने देंगे। क्या आपको लगता है कि आप और यही बात लोगों को समझ में आ रही है, वरना बिहार में आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2-3 वर्षों में कोई व्यक्ति जिसके पिताजी पहले राजनीति में नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, जिसका कोई सामाजिक सो कॉल्ड जातीय आधार नहीं है, वो व्यक्ति बिहार में एक फ्रंट बना दे, एक दल बना दे और उसकी सभाओं में 15,000 20,000 लोग आने लगे, ये तो अनथिंकेबल बात। सी वोटर का जो मोस्ट रिसेंट सर्वे उसको अपडेट भी होगा, उसके मुताबिक यशवंत देशमुख का जो सर्वे है उसके मुताबिक यू आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलर एज ऑफ नाउ एज अ चीफ मिनिस्टरियल कंटेंडर। आप उस सर्वे को मानते हैं? ठीक, क्योंकि यू ओवरटॉक नीतीश कुमार हु इज द चीफ मिनिस्टर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं खुद भी सर्वे, सेफोलॉजी, डेटा वगैरह से जुड़ा रहा हूं, कुछ उसकी महत्ता को भी समझता हूं, लेकिन एट बेस्ट इट इज ए गेस्टिमेट। दूसरी बात, जो चीज हम लोग बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको आप ट्रेंड लाइन से, सर्वे से गेज नहीं कर सकते। नेपाल में क्रांति हुई, क्या किसी सर्वे ने उसका इंडिकेशन दिया था? अग्रीड। बांग्लादेश में, श्रीलंका में जो हुआ, क्या उसको कोई गेज कर सकता था? अग्रीड। तो बिहार में जो हम लोग करना चाह रहे हैं वो ट्रेंड लाइन से नहीं होगा, वो तो पीपल हैव टू टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड से कि नो, एनफ इज एनफ, हियर इज एन ऑप्शन। हमें इस पे, मुझे जो सभा पे बहुत से लोग मिले जो आपकी सभा पे आए, मैंने उनसे सवाल किया राजगीर में खासकर कि आप पहले किसके साथ थे, तो उन्होंने कहा हम एनडीए या नीतीश कुमार के साथ थे। तो मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी, क्योंकि अक्सर आपको जो आपके आलोचक हैं, जो बीजेपी की भी आलोचक है, वो कहते हैं प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि उनको समझ नहीं है। बिहार में आरजेडी का जो बेस है वो 25 से 30% का है, ना वो घटता है ना बढ़ता है, लेकिन वो फिक्स है। वो बेस आपको मजबूत दिखेगा, रैलियों में आपको भीड़ दिखेगी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते। ये मेरा असेसमेंट नहीं है। 2005 से लेकर अभी तक ये हर चुनाव में यही स्थिति है कि आरजेडी का जो वोट बेस है वो चुनाव नहीं जिता सकता है। अब जो बाकी का 75% है, जब तक उसमें सिग्निफिकेंट डेंट आप नहीं करेंगे, तब तक आप एनडीए का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और यही बात हम लोग पिछले 2-3 सालों से लोगों को बता रहे हैं कि जो वो लोग जो 75% एनडीए के साथ हैं, रहे हैं पिछले 15-20 साल से, वो आरजेडी के साइड कभी नहीं जाएंगे, आरजेडी चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन वो एक नया विकल्प जरूर बना सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे एनडीए वाले भी उत्तरोत्तर प्रोग्रेसिवली they have also become so complacent that on many counts they have become worse than RJD। मतलब कई मानकों पर तो ये राजद से भी, राजद की जो सरकार थी उससे भी ज्यादा अभी स्थिति खराब है। आज की जो सरकार है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग के लिविंग मेमोरी में ये बिहार की भ्रष्टतम सरकार है। और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये साथ में इसके साथ ये भी कहूंगा कि नीतीश कुमार बिल्कुल व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार है, आज भी ईमानदार है, लेकिन जैसे मनमोहन सिंह जी बहुत ईमानदार थे,
लेकिन यूपीए 2 को करप्शन और भ्रष्टाचार के नाम पर देश से हटाया गया। कमोवेश वही स्थिति आज एनडीए की बिहार में है। नीतीश कुमार ईमानदार हैं व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन शारीरिक मानसिक तौर पर ही इज नो मोर इन कंट्रोल। और पूरे बिहार में जिस तरह की लूट मची हुई है, ऐसा कभी हुआ नहीं। लालू जी के जमाने में अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जा, मर्डर, हत्या ये सब होता था, लेकिन सरकारी योजनाओं से, सरकारी अफसरों से, सरकारी सिस्टम के द्वारा जो पैसा अभी निकाला जा रहा है, चोरी किया जा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से मैं ये लोगों को सिर्फ यही बता रहा हूं कि भाई जिस भाजपा को आप कह रहे हो चाल चरित्र चेहरा वाला कि ये जंगल राज से ये मुक्ति आपको दिलाएंगे, ये तो उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट हैं। भाजपा के अध्यक्ष कॉलेज, बाजाप्ता सिखों का माइनॉरिटी कॉलेज कब्जा किए हुए हैं। भाजपा के यहाँ डिप्टी सीएम बाजाप्ता मर्डर के एक्यूज्ड हैं, 3 बार अपना नाम बदल चुके हैं ऑन पेपर। डिग्री अपना जो सबमिट किया है सब फर्जी है। नीतीश कुमार के मंत्री, अभी मैंने 2 दिन पहले प्रेस किया है, 200 करोड़ से ज्यादा का बेनामी संपत्ति हासिल किया। और देखिए राजनीति में इस तरह का इल्जाम कोई लगा सकता है, कोई ये भी कह सकता है आप विरोधी आपने लगाया, लेकिन इसकी बड़ी बात यह है कि इल्जाम लगाने के बाद, इतने बड़े दल होने के बावजूद आज तक इन लोगों ने उसका जवाब भी नहीं दिया। दिलीप जायसवाल ये नहीं कह रहे कि हमने कॉलेज नहीं कब्जा किया है, अभी तक ये सब नहीं कहा। भाजपा के अध्यक्ष हैं, 20 प्रवक्ता हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि नहीं दिलीप जायसवाल ने कॉलेज पर कब्जा नहीं किया है। कैसे कहोगे? वो सिखों का कॉलेज है, आप सिख है नहीं, तो आप उसके मालिक बने कैसे? सम्राट चौधरी कैसे कह देंगे? भाई ये अंडर एज होने के नाम पर इनको मिनिस्ट्री से बर्खास्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया खुद से कि मैट्रिक में फेल हो गया, 234 नंबर इनको आया था। वही आदमी आज सर्टिफिकेट में लिखता है कि मैं डॉक्टरेट हूं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। आपने सम्राट चौधरी के खिलाफ काफी सीरियस 2 आरोप लगाए हैं, एक तो फर्जी डिग्री का और दूसरा कि मर्डर केस में वो इन्वॉल्व थे, अक्यूज थे और वो माइनर थे, तो वो नहीं। देखिए ये जो 6 मंथ्स में प्रिजन से निकल गए। मैं आपको बताऊं, ये तो क्या है कि ये चीजें, हम लोग कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, रास्ते चलते लोग आकर बताते हैं। उन चीजों को हम लोग अपने स्तर से जितना हो सके वेरीफाई करते हैं। अगर वेरीफाई 100% मेरा कन्विक्शन है तो मैं ये कहता हूं भाई ये बात आप पर बताई जा रही है, आप क्लियर कर दो। तो ये जो पूरी बात शुरू कहां से हुई कि जब ये लालू जी के कालखंड में इनको मंत्री बनाया गया, तो ये ना एमएलए थे ना एमएलसी थे। इनके पिताजी शकुनी चौधरी बड़े लीडर थे। उस समय इनको नाबालिग रहते हुए लालू जी ने तो बनाया नहीं होगा। लालू जी इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, उस समय उनकी व्यवस्था थी, सरकार थी, कैसे नाबालिग आदमी को मंत्री बना देंगे? तो एक्चुअली ये नाबालिग नहीं थे उस समय, लेकिन इनके राजनीतिक विरोधियों ने, हम लोगों ने ये पाया कि जब ये बन गए मंत्री तो एक इनका जो राजनीतिक विरोधी था उसने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, इलेक्शन कमीशन में अपना दावा किया कि भाई ये तो नाबालिग हैं, ये कैसे मंत्री बनेंगे, हम चुनाव हमको डिक्लेयर कीजिए, हम जीते हुए हैं। उसका आधार क्या था? आधार ये था कि अब ये कहानी ये है कि एक सदानंद सिंह थे जो कांग्रेस के उस समय के तारापुर के लीडर रहे थे। शकुनी चौधरी और सदानंद जी में चुनाव आमने सामने था और ऐसा बताया जाता है कि 6 लोगों की हत्या हो गई, जिसमें सदानंद बाबू भी थे, बम मारकर, और उसमें ये नेम्ड एक्यूज थे। और ये कहानी है, जब इसके आगे की जो बात है जिसका मेरे पास प्रमाण नहीं है, कि इनको जब जेल हो गई तो जेल से नामजद अभियुक्त हो गए। उस समय इनका नाम था सम्राट कुमार मौर्य। फिर इन्होंने निकलने के लिए अपने बाप के रसूख की वजह से इन्होंने नाबालिग होने का सर्टिफिकेट करके बाहर निकाला। बाहर निकले, फिर अपना नाम सम्राट कुमार मौर्य से बदल के राकेश कुमार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में ये बातें लिखी हुई है। तो ये नाबालिग हो, अब इनको तो जब नाबालिग होकर ये निकले होंगे तब तो इनको ध्यान नहीं रहा होगा कि आगे मंत्री बनेंगे तो कोई पीछे से निकाल देगा। तो मेरा बस इतना कहना है कि सम्राट चौधरी जी ये बात बता दें कि भाई ऐसी कोई घटना हुई थी कि नहीं, उसमें आप नामजद अभियुक्त थे या नहीं। और ये नाबालिग होने वाली बात जो है जी, कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जो मैट्रिक का एग्जाम लेता है, उन्होंने कहा कि सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम दिए, ये फेल हो गए, 234 नंबर आया। ये सुप्रीम कोर्ट का दस्तावेज है, ये तो बिल्कुल प्रमाणित है। आपने 1998 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में लिखा कि मैं 7वीं पास हूं। फिर अभी के इलेक्शन एफिडेविट में आप लिखते हो कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया यूनिवर्सिटी कामराज यूनिवर्सिटी से और डॉक्टरेट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से।
तो मेरा सिंपल सवाल है कि भाई मैट्रिक कब किए और 12वीं कब किए वो बता दो। और इलेक्शन कमीशन की हालत देखिए, इलेक्शन कमीशन ये नहीं पूछ रहा है कि भाई आपने 10वां नहीं किया, 12वीं नहीं किया, तो आप ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट कैसे कर लिए। और अगर ये नहीं जवाब देंगे तो इस बार जब चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग कंप्लेन करेंगे कि भाई इनसे पूछा जाए कि 10th कब किए, 12th कब किए, ये बात तो पूछी जानी चाहिए। पूछा जा रहा है, हाँ, ये हमारा कोई कंजेक्चर नहीं है, वो आकर प्रेस में बता दे। 2 दिन हो गए, आप डिप्टी सीएम हैं, आप भैया अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं मुझे पकड़ लो, मुझे पकड़ लो, मुझ पर मानहानि केस कर दो। आपको कोई डेफेमेशन नोटिस नहीं आया? कोई उनकी हिम्मत ही नहीं, किस बात का डेफेमेशन नोटिस करोगे भाई, ये तो प्रामाणिक है, पेपर पे लिखा हुआ है। तो क्या जवाब आया उनकी तरफ से? कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठे हुए। तो उन्होंने मतलब नॉट सम्राट चौधरी ने बट बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने काउंटर चार्जेस लगाए आप पे। भाई क्या काउंटर? मेरे पे कोई कि भाई आपकी फंडिंग कहां से आती है, यही है उनका चार्ज। सुनिए, ऐसा है कि अगर एक बार को उन्होंने जो कहा है आलतू फालतू बात, उसको भी अगर आप मान लें तो प्रशांत किशोर पर नहीं इल्जाम है। वो कह रहे हैं कि जनसुराज की फंडिंग कहां से होती है जी, और कुछ कंपनियों के नाम बताए, इस कंपनी ने जनसुराज को पैसा दिया। शेल कंपनी। एक मिनट, तो भाई भाजपा को जो फंड देता है, जो जदयू को फंड देता है, वो भी तो कोई कंपनी है। अगर मैं ये कहूं कि भाजपा के अकाउंट में जो हजारों करोड़ रुपए जमा है उसको भी भारत का किसान ने तो दिया नहीं है, किसी कंपनी ने ही दिया है, तो भैया वो भी बात बता दो कि किस किस कंपनी ने दिया है। अंतिम बात, सरकार आपकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। प्रशांत किशोर कुछ गलत कर रहे हैं, आप जांच बैठा लो, ईडी भेज दो, सीबीआई भेज दो, अरेस्ट करा लो, दिक्कत क्या है इनका? नहीं, आप एक बात बताइए कि भाजपा इतनी सीधी, इतना कमजोर दल कब से हो गया? अगर हम ऐसी गलती कर रहे हैं, 3 बरस से कर रहे हैं, तो आप लोग इन पर तो इल्जाम यही है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं, यहाँ पर तो सदुपयोग करने की बात है। प्रशांत किशोर और जनसुराज ने कुछ गलत किया है, आप मुझे पकड़ लो, पकड़ के अंदर करो, इसमें दिक्कत क्या है? प्रेस क्यों कर रहे हो भाई? अमित शाह जी यहाँ 3 दिन पहले आए थे, तो ये सारा दस्तावेज अमित शाह जी को दे देते, वहां से ईडी सीबीआई का रेड हो जाए, हमको पकड़ लीजिए, आप पता चल जाएगा अभी दूध का दूध पानी का पानी। आप नर्वस नहीं है किस बात के लिए? इस चार्ज को लेकर? मैं आपको नर्वस दिख रहा हूँ? नहीं दिख रहे, इसलिए पूछ रही हूँ। भाई बिहार में एकमात्र आदमी प्रशांत किशोर है जो कि एक सिपाही भी लेकर नहीं चलता हूं मैं। आप जो आज सुरक्षा आपको दिखी होगी वो तो प्रशासन अपने हिसाब से कि भाई 20,000 लोग जमा हो रहे इसलिए हिसाब से कर, मैं 3 बरस से एक सिपाही भी लेकर नहीं चलता हूं, मुझे कोई डर नहीं है। और जिनका भी कागज आएगा मेरे पास जी आया हुआ है, उसमें से जहां भी प्रमाण मुझे दिखेगा मैं आगे भी बोलूंगा, मानने वाला नहीं हूं। अभी अशोक चौधरी की स्थिति देख लीजिए, जदयू का मुख्य प्रवक्ता नीरज जी ने खुद से कहा कि भाई जदयू में नीतीश कुमार की ये परिपाटी रही है, किसी पे इल्जाम लगता है उसको आके जवाब देना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो जदयू के लोग कह रहे हैं कि भाई अशोक चौधरी सामने आइए, अपना जवाब दीजिए। अशोक चौधरी क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? भाई 2 दिन हो गए, बता दो कि गलत है। जो मैंने जमीन के कागज दिखाए हैं बता दो कि ये जमीन कागज नहीं है, सही नहीं है। जमीन खरीदना कोई गलत नहीं है, लेकिन आप मंत्री हैं, 200 करोड़ रुपए आपके पास कहां से आ गए? बरखा दत्त बहुत बड़ी पत्रकार है, आप 100 करोड़ रुपए आपके पास होगा, आप दिल्ली में घर खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंत्री, मेरे पास 100 करोड़ नहीं है। नहीं, अगर मैं बहुत लोगों के पास है, लोग खरीद रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मंत्री हो बिहार सरकार के जी, आप कहां से खरीद के लाए हो 200 करोड़ रुपए का? और अगर खरीदा आपका पैसा है तो अपने नाम से क्यों, अपने अकाउंट से दिखाओ पैसा कहां दिए हो। अपने पीए के नाम पर खरीद रहे हो, पीए से फिर ट्रांसफर करा रहे हो अपने बेटी के नाम पर, ये तो सीधा घालमेल दिख रहा है ना भाई। प्रशांत किशोर का घर है, हमारा, हम लोग जहां बैठे हैं, मान लीजिए जिनका भी घर है, उन्होंने अपने अकाउंट से पैसा दिया होगा, उनके नाम का घर है, संभव है 200 करोड़ से ज्यादा का हो। लेकिन हम अपने अकाउंट से पैसा देंगे ना, और सरकार, जब हम अपने अकाउंट से पैसा देंगे तो सरकार को हम ये बताएंगे कि ये पैसा आया कहां से, उस पर टैक्स भरा हुआ है। बेनामी लोग क्यों तो कर आप रहे हैं? देर कर रहे हैं एक तरह से केंद्र सरकार को कि भाई अगर मेरे खिलाफ कुछ है तो कर लो, कर लो। आज से थोड़ी कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने बीच में कहा कि एक तरह से नीतीश कुमार की स्थिति आज देख के आपको मनमोहन सिंह की यूपीए 2 की याद आती है। आपको पर्सनली नहीं लगता है? I see the metaphor कि नहीं, जैसे पर्सनली डिसेंट। देखिए, मैं नीतीश, आप 15 में नीतीश जी का इंटरव्यू लेने आए थे जी, मैं नीतीश जी की मदद कर रहा था उस समय 15 में। मैंने नीतीश कुमार का वो आंच देखा है, वो रुतबा देखा है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आकर ये कह दे कि भैया ये फेवर हो जाए।
आज उनकी स्थिति यह है कि नीतीश कुमार को पता भी नहीं चलता है कि हो क्या रहा है। फेसबुक से ही 10-10 हजार करोड़ रुपए की स्कीम घोषित हो रही है। उनके इर्द गिर्द के सारे लोग अपने परिवार वालों की नियुक्तियां करा रहे हैं। यही अशोक चौधरी 57 साल की उम्र में पटना यूनिवर्सिटी में अभी 2 महीना पहले प्रोफेसर हो गए। कैसे हो गए भाई, कैसे हो गए आप बताइए। नीतीश जी की आरजेडी के साथ अलायंस की सरकार थी। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया तेजस्वी यादव, लालू यादव पर। नीतीश जी ने क्या कहा, भाई सार्वजनिक तौर पर आकर आप एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। तो अगर ये बात तेजस्वी यादव पर लागू होती है, लालू यादव के परिवार पर लागू होती है, क्योंकि वो मान लीजिए कि यहाँ के सबसे डिफेम्ड करप्शन के नाम पर लीडर्स हैं, उनको सजा हुई है, लोग उनको चारा चोर कहते हैं, उन पर ये लागू हुआ है, तो अशोक चौधरी तो अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। आपने ये भी कहा कि उनकी एक तरह से मेंटल हेल्थ जो कहते हैं जी, एंड आप पहले भी इस पे थोड़े से सवाल उठा चुके हैं। मैं जनवरी से बोल रहा हूं, और ये बात मैं लोगों की व्यक्तिगत चीजों पर मैं बहुत अवॉइड करता हूं बोलना। मैं यहाँ बिहार में 3 साल से हूं। पहली बार नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ पर स्वर्गीय सुशील मोदी जी ने सवाल उठाया विधानसभा के से बाहर। मुझे अगर डेट याद है 21 नवंबर 2022 में, कि नीतीश बाबू का मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद बिहार के तमाम नेताओं ने उनके भाव भंगिमाओं को देखकर, उनके संवाद के तरीके को देखकर, उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके एक्शंस को देखकर इस तरह की चर्चा आम है। मैंने कभी टिप्पणी नहीं की। मैंने पहली बार टिप्पणी तब की जब मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठा था बीपीएससी के पेपर लीक को लेकर, और जितने लोग सरकार के हमसे निगोशिएट कर रहे थे हमारी टीम से, उन लोगों को जो हम लोगों ने शर्त रखी थी कि भाई कुछ नहीं, खाली इन बच्चों को नीतीश जी से मिलवा दीजिए, वो अगर कह देंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ तो बच्चे मानने को तैयार हैं। और जितने अफसर हम लोग से बात कर रहे थे वो कह रहे थे भाई ये तो कोई डिमांड ही नहीं है, तो बिल्कुल ही हो जाएगा। लेकिन उन लोगों के द्वारा ही पता चला कि नीतीश जी इस बात को समझ ही नहीं रहे कि कोई पेपर लीक हुआ है, या कोई धरने पे बैठा है, या बच्चे एजिटेशन कर रहे हैं। तो उस समय मुझे लगा कि भाई राज्य में इतनी बड़ी घटना हो रही है, इतना बड़ा एजिटेशन चल रहा है, और नीतीश जी उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या उनको सुन रहे हैं, जानकारी उनको है, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं। तब मैंने कहा कि भाई इनकी मानसिक स्थिति स्वस्थ नहीं मालूम होती है। और मैंने क्या कहा कि भाई एक मेडिकल बोर्ड बैठा लीजिए और दिखवा लीजिए कि मेंटली अगर स्वस्थ हैं तो। ये तो अमेरिका में भी हुआ। बाइडेन के बारे में लोगों ने कहा, उनको हटना पड़ा पीछे। जी, अभी ट्रंप के बारे में किसी ने कहा तो मेडिकल बुलेटिन जारी हुई। ये तो लोकतंत्र की एक स्वस्थ परंपरा है कि अगर आपके स्वास्थ्य के विषय में इस तरह की टीका टिप्पणी हो रही है तो आप एक मेडिकल बुलेटिन जारी कर दीजिए। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी मेडिकल बोर्ड उनको फिट नहीं घोषित कर सकता है। मैं कैमरे पे चैलेंज कर रहा हूं। आपने 2 और चैलेंजेस रखे हैं, एक की जेडीयू के 25 से ज्यादा सीट्स आ ही नहीं, कहां आएंगे, और आप राजनीति छोड़ देंगे। बिल्कुल छोड़। क्या हम लोग कौन राजनीति कर रहे हैं? और दूसरा आप बताइए, अभी लोग कह रहे हैं भैया जीतेंगे, क्या बनेंगे, नहीं बनेंगे, जीत पाएंगे नहीं। अरे 15 में तो हम जीत गए थे ना भाई। अगर आप मेरे से कहाँ मिले थे? नीतीश कुमार के घर में मिले थे। जी, अगर मैं चाहता मुझे कोई मंत्री बनना होता, एमएलए एमपी बनना होता तो बन गए होते उसी समय। जी, तेजस्वी यादव उस समय बन गए डिप्टी सीएम। ये तो कुछ नहीं थे, चुनाव में इनकी कोई भूमिका नहीं थी, पहली बार चुनाव लड़े थे। हम लोग की बिहार में आकर राजनीति करने की, राजनीतिक पद लेने की कोई मंशा कभी रही नहीं। ये जरूर मंशा रही कि बिहार में तरक्की अगर नीतीश के अंडर हो रहा है तो रफ्तार बनी रहे। तो एक आपका दावा है कि 25 से ज्यादा नहीं आएंगी तो आप यू विल नॉट कंसिडर योरसेल्फ पॉलिटिकली स्मार्ट, तो आप राजनीति छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे। 25 सीट तो जदयू को आ ही नहीं सकता। दूसरा आपने कहा है कि वो मुख्यमंत्री, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे? पहली बात कि 25 सीट आएगी नहीं, तो जब 42 पर रो के भाजपा ने बनाया था तो 25 पे तो निश्चित नहीं बनाएंगे। पहली बात कि हम लोग का जो आकलन है, और जो आज आपको फील्ड में भी एक उसकी झलक दिखी होगी, कि बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, जो गरीब आदमी है, जो इस विकास की दौड़ में कहीं बहुत पीछे छूट गया है, जिसका बच्चा, जिसका पति, जिसके घर वाले साल में एक बार कभी उससे मिलने आते हैं, पूरे साल वो कहीं मजदूरी करता है 10-12 हजार रुपए के लिए, गाली सुनता है, तकलीफें सहता है, उन लोगों को बदलाव चाहिए। वो चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी दल का हो।
तो जब 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं तो एनडीए का जाना तो तय है। अब जो लोग बदलाव चाहते हैं उनके पास दो विकल्प हैं, या तो पुराने जंगल राज को वापस लेकर आए विद द होप कि इस बार वो गलती नहीं करेंगे, या वो एक नई व्यवस्था जनसुराज को वोट दे विद द होप कि ये नई व्यवस्था, नए लोग हैं लेकिन ईमानदार लोग हैं, ये कुछ प्रयास कर सकते हैं। दोनों में जनता को एक लीप ऑफ फेथ लेना है। अब जनता तय कर ले कि भैया उसको तेजस्वी आरजेडी की जंगल राज वाली सरकार पर भरोसा करके वापस लाएंगे, ये जो नई व्यवस्था जनसुराज बनी है इस पर भरोसा करेंगे। तो हर हालत में एनडीए का जाना तय है। लेकिन मान लीजिए एक बार को हाइपोथेटिकली कि उनको मेजॉरिटी आ भी गई, तो भाई नीतीश कुमार को भाजपा वाले क्यों बनाएंगे? वो तो अपना पहले भी बना चुके हैं। पहले नीतीश कुमार की हालत दूसरी थी, और इसका प्रमाण क्या है भाई? जब अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद निर्णय होगा। मोदी जी यहाँ 5 बार आए, वो नीतीश जी को लाडला मुख्यमंत्री बताते हैं, नीतीश जी को अच्छा बताते हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि अगला 5 साल नीतीश जी के ही नेतृत्व में बिहार चलाया जाएगा, ये नहीं कह रहे। तो भाजपा में, एनडीए में यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा अगर वैसी स्थिति बनती है, वो तो तय सिर्फ 2 ही लोग करेंगे, मोदी जी और अमित शाह। और दोनों ने अपने वक्तव्यों से बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश जी को तो आगे नहीं चलना है। आपने अपनी पहली लाइफ में व्हेन यू वर अ स्ट्रैटेजिस्ट, यू यूज्ड टू रन कैंपेन्स फॉर अदर नेताज, तो आपकी एक बहुत सेंट्रल बिलीफ रहती थी दैट देयर हैज टू बी अ फेस टू एवरी कैंपेन, राइट? चाहे वो कांग्रेस के टाइम हो जब उन्होंने प्रियंका गांधी पे नहीं माने जब उत्तर प्रदेश का कैंपेन था, चाहे कोई भी और कैंपेन हो, यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि एक चेहरा होना चाहिए जी। अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आपके अपने कैंपेन में चेहरा अनाउंस नहीं हुआ। चेहरा आप हैं, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं की हुई। इसलिए नहीं हुई। क्या आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? नहीं, इसलिए नहीं हुई है कि बिहार का जो प्रयास है वो मेरे द्वारा कोई भी जो पीछे कैंपेन किया गया है उससे बिल्कुल अलग है। जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेता बिहार को सुधार ही नहीं सकता है जब तक यहाँ का समाज उसके लिए सजग ना हो। वी बेसिकली नीड अ सोशियो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हियर। यस, तो agreed. हम लोग, और मेरा रेवोल्यूशन में यकीन नहीं है, लेकिन हमें चाहिए वो, तो हम लोग वो इंग्रेडिएंट्स तैयार कर रहे हैं, वो बात रख रहे हैं, समाज को समझा रहे हैं कि क्या करने से तुम्हारी जीवन सुधरेगा। अगर वो सोशियो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ तो ही बिहार में सुधार होगा, नई व्यवस्था बनेगी, और वो किसी फेस से नहीं होगा, वो बिहार के लोगों के द्वारा होगा। और इसीलिए इस पूरे कैंपेन का सेंट्रल नैरेटिव एक चीज क्या है, बिहार के लोगों के अपने बच्चे, प्रशांत किशोर नहीं, लालू यादव नहीं, प्रशांत किशोर का बच्चा नहीं, नीतीश कुमार का बच्चा नहीं, आपको अपने बच्चे के लिए चिंता करनी है। और बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बताया जा रहा है कि लालू जी अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं, हर नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, एक बार आप भी अपने बच्चों की चिंता कर लो। आज आपके भाषण में आपने 2 बार मोदी जी को टारगेट बनाया, और मैं वो कोट करना चाहती हूँ मुद्दे को लेकर। लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर जो लोग बात करते हैं मोदी जी की 56 इंच की छाती के बारे में, वो अपने बच्चों की जो मैल नरिश्ड हैं, जिनकी डेवलपमेंट नहीं है, 15 इंच की छाती क्यों नहीं देखते? एक ये। दूसरा, आपने कहा कि आपने एक आवाज लगाई कि आप यहाँ के लोग हमें बताइए कि जो आप वोट डालते हैं बीजेपी को, क्या फैक्ट्री बिहार में लगनी चाहिए कि गुजरात में? क्या जो डेवलपमेंट है वो बिहार में आनी चाहिए कि गुजरात में? और काफी उसका रिस्पॉन्स मैंने देखा स्ट्रॉन्ग रहा। नहीं, फाइनल आउटकम बताइए क्या है उसका? आउटकम क्या देखा आपने? एक एक आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि मोदी को या मोदी के कहने पे वोट नहीं दूंगा। क्यों? हाँ, अब आप, पहली बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये कोई हम लोग लिखा हुआ भाषण नहीं, ये तो 3 साल की पदयात्रा के अनुभव का भाषण है। और मैंने जैसा आपको बताया, मैं एक ही भाषण हर जगह देता हूं, चेंज ही नहीं करता हूं। ओके। तो पहली बात मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपको क्या कहा, इस पूरे कैंपेन का, पूरे प्रयास के सेंट्रल में क्या है? बच्चे। आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। तो मैं उनको ये बता रहा हूं कि आपके अपने बच्चों का, सिर्फ माल नरिश बच्चों का नहीं, बिहार, मतलब आप मोदी जी के सीना की चौड़ाई कितनी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कम है ज्यादा है, हम कह रहे हैं भाई जितनी है तुमको ये दिख रही है। कि कोई कह रहा है मोदी जी का सीना 56 इंच है, कोई कह रहा है 50 इंच है, गांव में आप चर्चा कर रहे हो, और यू फील प्रोटेक्टेड, यू गेट ए सेंस कि भैया ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे, इनका 56 इंच का सीना है। मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ये बात बताई जाती है।
तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई मोदी जी का सीना चाहे जितना भी हो, तुम अपने बच्चों का सीना भी तो देख लो। तुम्हारे बच्चे तो खाए बगैर 15 इंच का सीना लेके घूम रहे हैं। ये बात कह रहे हैं। दूसरी बात, हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीधा पूछते हैं लोगों से सवाल कि भाई वोट आपका है, वोट जहानाबाद का है, तो फैक्ट्री जहानाबाद बिहार में लगनी चाहिए कि गुजरात कि सूरत गुजरात में लगनी चाहिए? लोग एक मिनट को सोचते हैं और फिर क्या जवाब देते हैं, नहीं भैया हर हालत में बिहार में लगना चाहिए। फिर मेरा दूसरा सवाल क्या होता है कि भाई जितने लोग बीजेपी को वोट दिए हो, आप लोग अपने से बताइए कि पिछले 15 साल में मोदी जी ने जहानाबाद बिहार में फैक्ट्री लगाया कि सूरत गुजरात में लगाया? लोगों ने क्या कहा, भैया गुजरात में। तो फिर हम लोग सवाल करते हैं कि अच्छा आप बता दो भाई कि अब तय कर लो आप कि आपको ये चाहिए। तो लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए, तब हाथ उठा के संकल्प ले लो कि अब मोदी जी कहने वोट नहीं दो। नहीं, तो एज अ स्पीच इट वाज अ वेरी इफेक्टिव स्पीच जो मैंने क्राउड रिस्पांस देखा। लेकिन मैं थोड़ा सा उसको और प्रोब करना चाहती हूँ प्रशांत, कि आपका जो रिश्ता प्रधानमंत्री के साथ रहा है, it's of course been close when you worked with him, worked on his campaign, लेकिन उसके बाद भी एक पर्सनल कनेक्शन आपका बना रहा है कुछ हद तक। पर्सनल कनेक्शन का मतलब क्या है? मतलब मैं कोई सरकार से कोई सुविधा लेता हूं, पर्सनल, तभी पर्सनल नहीं पर्सनल कनेक्शन क्या होता है? मतलब मोदी जी हमको कोई मदद करते हैं, हमको कोई जगह दी हुई है, हमें कोई व्यवस्था दी है, हमें कुछ नहीं, ना कोई लेना एक ना देना दो। मैं 3 बरस से अपनी हड्डी गला रहा हूं बिहार में, क्या मुझे किसी ने मदद की? मुझे तो बिहार के लोगों ने ही मदद की। कभी उनका फोन आया? क्यों आएगा? वो तो हमारे विरोध में खड़े हैं वो लोग। पर्सनल दोस्ती? नहीं, क्या पर्सनल दोस्ती? भाई पर्सनल, फिर वही बात, पर्सनल दोस्ती क्या होती है? मैं अपना जीवन पर्सनल दोस्ती होती है कि आप किसी से पॉलिटिकली डिसएग्री करते हैं, लेकिन कभी कभी आप उनसे बात कर लेते हैं। तो यहाँ 3 साल से मैं अपना सब कुछ दांव पे लगाया हूँ। मुझे तो किसी ने पर्सनली फोन करके नहीं पूछा भाई अच्छा छोड़ो जो होगा, आपको गुड विशेष ही दे देता हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं दिया। तो किस बात का पर्सनल? तो आपकी लास्ट कब उनसे बात हुई? कोई नहीं बात हुई, मतलब बहुत साल हो गए। कोई बात नहीं। मुझे आपसे ये पूछना है, और ये बात रहेगी, देखिए मैं राहुल गांधी को भी वहां गाली नहीं देता हूं, मैं लालू यादव को भी गाली नहीं देता। आपने गाली किसी को नहीं, सुनिए, मैं मन से कहता हूं कि लालू जी के राज में गरीबों को, पिछड़ों को, वंचितों को, सो कॉल्ड जो वंचित पिछड़ा जिनको माना जाता था, उनको आवाज और सम्मान मिला। लेकिन जिन वर्गों को लालू जी ने आवाज और सम्मान दिया, उन वर्गों के बच्चों को लालू जी ने पढ़ाया नहीं, उनको जमीन नहीं दी, उनको पूंजी रोजगार नहीं दिया, उनको आवाज दे दी, उनके हाथ में झंडा पकड़ा दिया और कह दिया कि मेरा और मेरे बच्चों का नारा लगाते रहो। तो जो पहली बात है, उसके लिए तो मैं लालू जी का मन से तारीफ कराता हूँ, हाथ उठवाता हूँ। मैंने क्या नहीं बोला कि भाई नीतीश के राज में सबके घर में बिजली आई है कि नहीं आई है, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ नीतीश कुमार का। तो जो काम उन्होंने किया है उसकी मैं तारीफ करता हूँ, जो नहीं किया वो लोगों के सामने रखता हूँ और फिर बोलता हूँ अब निर्णय ले लो भाई तुम। 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं आपको इसी जगह जहां हम आज बैठे हैं मिली थी, और आपने हमारी एक बातचीत में कहा, आपके आंकड़े थोड़े से गलत साबित हुए, लेकिन आपने एक ब्रॉड आर्ग्यूमेंट उस समय रखी कि आपने कहा नंबर तो शायद बढ़ेंगे लेकिन ब्रांड वीक हो रहा है। अब कुछ समय गुजर चुका है, असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी जीतती आई है अभी तक, और आंकड़े नीचे गिरे लेकिन ब्रांड रिबाउंड होते हुए नजर आ रहा है। वर यू रॉन्ग देन? नहीं, देखिए मैंने, आपने अच्छा कहा, जो बात हम लोगों ने कही थी यहीं पे बैठ के, हाँ 6 बातें मैंने कही थी। एक तो मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, जी बन गए जी। दूसरी बात मैंने ये कहा कि बीजेपी को मोर और लेस, बीजेपी विल रिटेन इट्स वोट शेयर, तो 0.7% कम हुआ है, मोर और लेस 36% वोट उनको आया है। तीसरी बात जो मेरी गलत हुई, मैंने कहा कि अगर वोट शेयर मेंटेन होगा तो मोर और लेस उनको 300 सीट आ जाना चाहिए, आएगा जी। ये मेरा गलत हुआ, इस पे मैं बताता हूं आगे। इसके साथ मैंने ये कहा कि चाहे जितने सीट लेकर मोदी जी बने, ही विल बी वीकर प्राइम मिनिस्टर इन 3rd टर्म कंपेयर टू 1st and 2nd, जो कि दिख रहा है। आज आप देख लीजिए अमेरिका को वो कैसे डील कर रहे हैं, आप देख लीजिए चाइना को वो कैसे डील कर रहे हैं, और कई अन्य विषयों पर जो लोग ऐसा समझ रहे थे कि एकदम ट्रांसफॉर्मेटिव कुछ 3rd टर्म में होगा, वैसा कुछ नहीं हुआ। और जो बात मैंने कही कि ब्रांड मोदी कमजोर हुआ है, किस सेंस में? क्या आप अभी do you stand by that? Yes, his ability because to, many his supporters would say एक मिनट his supporters would say he's standing up to Donald Trump. नहीं,
his ability to get vote transferred in the name of party candidates has diminished and has diminished big time. आपने 2 इलेक्शन के जीतने की बात कही जी, वो जीते कहाँ? महाराष्ट्र में और हरियाणा में। दोनों जगह कहाँ लड़ रहे थे? कांग्रेस से। कश्मीर में क्या हुआ? हार गए। झारखंड में क्या हुआ? हार गए। तो ये बात भी उसी इंटरव्यू में मैंने कही थी कि जब कांग्रेस इतनी वीक ऑपोजिशन है, दैट मेक्स बीजेपी एंड मोदी लुक स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट दे आर। तो जो बातें मैंने 6 कही थी वो उसमें 5 सही है, 1 गलत हुआ। मैंने कहा था 300 आया 240, उसके लिए मेरी गलती भी है, लेकिन हम लोग कोई भगवान तो है नहीं। 5-10% ऊपर नीचे होना चाहिए था। 40-60 सीट का अंतर बड़ा अंतर है, वो गलत नहीं होना चाहिए था। तो मेरे आकलन में या मेरे गेस्टिमेट में वो गलती है। लेकिन उन सारे विशेषज्ञों के मुकाबले जो कि मोदी जी को 400 बता रहे थे या 200 बता रहे थे, उसके मुकाबले तो आई वाज स्टिल क्लोजर टू व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आई वाज नॉट डॉट ऑन। सो 6 बातें कही, 5 सही हुई, 1 गलत हुआ भाई। बट you do believe he is a brand in decline? एब्सोल्युटली। अब आप देखिए, बिहार में मोदी जी अगर एक सभा 2014 में कर दे तो पूरे बिहार में उसी सभा की चर्चा होती थी। आज मोदी जी 15 में भी आप आए होंगे, 3rd टर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, 15 में भी आप आए होंगे, मोदी जी की सभा होती थी तो हम लोग अपोजिशन में थे, नीतीश जी के साथ थे। एक डर होता था कि मोदी जी की सभा होगा तो पूरा माहौल बदल जाएगा। अभी मोदी जी बिहार में आते हैं, 5-6 बार आ चुके। भीड़ लाने के लिए पूरे बिहार के सरकारी तंत्र को लगाया जाता है, डॉक्यूमेंटेड है, यूट्यूबर्स रोज दिखा रहे हैं, और उसका कोई असर नीचे नहीं है। कोई चर्चा भी नहीं करता है कि पिछली बार मोदी आए क्या हुआ। मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन बता रहा हूं। आई वाज अगेंस्ट फाइटिंग विथ हिज ओपोनेंट्स इन 2015, और मोदी जी अगर मुजफ्फरपुर में आए तो बजाबता 10 दिन की हम लोग को तैयारी करनी पड़ती थी, और सभा होने के बाद 5 दिन 7 दिन तक हम लोग जमीन पर लगे रहते थे उसको काउंटर करने में। अभी मोदी जी आते हैं, सभा करते हैं, बात हो गई, चले गए, कोई उसका नीचे कोई ट्रैक्शन नहीं। जरूर बीजेपी के सपोर्टर्स में होगा, बीजेपी का जो वर्कर रहता है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो वाइड स्प्रेड उसकी चर्चा होती थी, अरे भाई मोदी जी आए, उन्होंने ये बात कही, लोग अपना काम छोड़कर रुक जाते थे सुनने के लिए कि मोदी क्या कह रहे हैं, वो चीजें खत्म हो गई। पर क्या दैट इज आल्सो नेचुरल फॉर तीसरे टर्म में कोई आए तो नोवेल्टी फैक्टर तो कम होगा ना? यही बात मैंने उस समय भी कही थी। इसके लिए कोई आपको विशेषज्ञ होने की जरूरत नहीं है। तीसरे टर्म में आप unless any politician, I would say, unless you have God gifted ability to keep evolving, which he has to some extent, even for him evolving in a new persona, new personality, new leader, new narrative is becoming very difficult. अब आप बिहार में आकर ऑपरेशन सिंदूर का बात कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। यही काम तो आपने लोकसभा में किया था, बहेश्वर लिया तो कंगन ले लिया, उसी लिए तो आपको नुकसान हुआ राजस्थान जैसे राज्यों में। तो अगर आप बिहार में आकर बाढ़ पर बात नहीं कर रहे हैं, रोजगार पर बात नहीं कर रहे हैं, पलायन पर बात नहीं कर रहे हैं, शिक्षा पर बात नहीं कर रहे हैं, बिहार के भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, तो मैंने तो कहा भाई अगर आप ये कह रहे हो कि घुसपैठिए बिहार में आके रह रहे हैं तो ये तो आप अपने परफॉर्मेंस पे पट्टा लगा रहे हो। क्योंकि एक और तो आप कह रहे हो कि आप सबसे मजबूत प्रधानमंत्री हो, अमित शाह वल्लभ भाई पटेल के बाद सबसे ताकतवर गृह मंत्री हैं, और दूसरी ओर आप आके कह रहे हो कि किशनगंज में घुसपैठिए रह रहे हैं। तो 15 साल से सीमा तो आप ही देख रहे हो, तो पहले तो मानो कि आपके गृह मंत्री रहते हुए सारे बाहर से लोग आकर रह रहे हैं यहाँ, और आप उसको पहचान नहीं पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। एक और आप अपना पीठ थपथपा रहे हो कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग गृह मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ कि देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, और दूसरे ओर बिहार में लाकर लोगों को डरा रहे हो कि सारे मुसलमान आकर किशनगंज में बैठ गए। दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है ना, एक ही कोई सही होगी। तो ये भी थोड़ी चर्चा चल रही है बिहार में कि अगर किसी की बहुमत नहीं आती है, मेजॉरिटी नहीं आती है, तो प्रशांत किशोर किस तरफ टिल्ट होंगे? देखिए, पहली बात तो मैंने कहा है कि जो जन स्वराज की पूरी स्ट्रेटेजी है, जो हम लोगों ने प्रयास किया है, और मैं बिल्कुल कैमरे पे कहता हूं, मेरे साथी कई बार उसका विरोध भी करते हैं, भैया ऐसा क्यों कहते हैं, कहिए कि हम जीतेंगे। मैं वो नहीं कहता, मैं कहता हूं जन स्वराज या तो अर्श पे या फर्श पे। क्योंकि जो मैंने बात आपको शुरू में कही कि सिर्फ ये पॉलिटिकल नरेशन और संगठन और वोट पोलिंग का मामला नहीं है। पीपल हैव टू टेक ए क्वांटम लीप ऑफ फेथ
to trust a new entity called Jan Swaraj to transform their lives. जो पिछले 30-40 सालों में नहीं हुआ है। तो अगर लोगों ने बात सुन लिया, उनको पसंद आ गई, भीड़ आ रही है, उनको अच्छा भी लग रहा है, वो चाहते भी हैं, उनकी जरूरत भी है, still when it comes to voting, if they don't take that leap of faith, then we are at on floor, फर्श पे है। 10 से कम सीट आएगी जनसुराज की। लेकिन अगर लोगों ने वो लीप ऑफ फेथ लिया तो जनसुराज को इतनी सीटें आएंगी जो व्यवस्था को बदलने के लिए काफी होगा और एक तरह से पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखी जाएगी। यहां पर बीच की कोई स्थिति होगी नहीं। वी आर रेडी फॉर बोथ। अगर मैं फर्श पे हूं, क्योंकि अच्छा हुआ तो उसके लिए तो कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर समझिए जनसुराज को 5 सीट आ गया तो भी प्रशांत किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं 5 साल और इतनी मेहनत, इतनी ईमानदारी से ये प्रयास को जारी रखूंगा। मेरे जीवन का अगला 10 साल, 3 साल तो उसमें गुजर गए, 3.5 साल बिल्कुल मैंने फिक्स किया हुआ है कि इसको बिहार को सुधारने के लिए लगाना है। पर अगर 10 साल के बाद ही कुछ सोचूंगा तो आप ये कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि आप ना आरजेडी कांग्रेस ना बीजेपी जेडीयू को सपोर्ट नहीं करेंगे? स्थिति नहीं बनेगी। और अगर बन गई जी तो मैंने यहां तक कहा कि मैं उन साथियों को बुलाऊंगा जी। मान लो 15, 20, 25, 30, 40 सीट जीत गए तो मैं उन साथियों को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि भाई अगर तुम्हें सत्ता या विपक्ष की राजनीति करनी है तो जहां जाना है जाओ, हमें तो सड़क और समाज की राजनीति करनी है। जब तक समाज को जगा नहीं लेंगे, बिहार को सुधारने के लिए उसको तैयार नहीं कर लेंगे, तब तक ये प्रयास जारी रहेगा। और वो 20, 25, 30 एमएलए से नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको डिसाइसिव मैंडेट चाहिए और अगर डिसाइसिव मैंडेट नहीं मिलता है जी तो फिर मुझे यहाँ मंत्री बनने और एमएलए बनने की क्या आपकी अपनी क्या असेसमेंट है कि क्या होगा नतीजा? जनसुराज एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, वी विल राइट हिस्ट्री विल बी रिटन इन बिहार, क्योंकि ये सिर्फ बिहार स्पेसिफिक घटना नहीं होगी, ये वो घटना होगी जो बिहार में हो रही होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट पैन इंडिया। व्हाट विल द रिजल्ट हैव टू बी फॉर यू टू फील कि हिस्ट्री इतिहास लिखा जा रहा है? इसलिए पूछ रही हूँ, मुझे एक कहानी याद आई। मैं तमिलनाडु में अन्नामलाई का इंटरव्यू कर रही थी और मैंने उनको कहा कि व्हाट विल यू कंसिडर एज अ हिस्टोरिक विन फॉर यू, एक ऐसे स्टेट में जहां बीजेपी की कोई प्रेजेंस है नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरे इतने % वोट आ गए तो आई विल कंसिडर आई एम अ सक्सेस। वो नहीं हुआ उनके लिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ, विल यू मेजर दिस हिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर और विल दिस हिस्ट्री बी रिटन ओनली इफ इट्स अ जनसुराज की सरकार नहीं, उससे भी ज्यादा। मैंने ऑलरेडी इसको आंसर किया हुआ है कि लोगों ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि आपको बेस्ट के सिनेरियो में 130-35 सीट आ सकता है, सरकार आपकी बन सकती है। जी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, फिर रिपीट कर देता हूं, अगर जनसुराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, जनसुराज की हार मानूंगा, अपने प्रयासों की विफलता मानूंगा कि 3 बरस मैंने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाया है, सब कुछ झोंका है, जो भी बुद्धि, समझ, संसाधन भगवान ने मुझे दिया है, सब कुछ लगाने के बाद अगर मैं सिंपल मेजॉरिटी लेकर आऊं, जनसुराज को 125-30 सीट आएगा तो उसको मैं हार मानूंगा, तो उसके नीचे तो सब हार ही है। That's very ambitious. It's not ambitious. It's not ambitious. That is what we need to change Bihar. ये बताइए मुझे, आपने अब आप लोगों को लगेगा कह रहे यार ये तो बहुत ज्यादा ही कुछ एम्बिशियस हो रहे हैं। जब मैंने बंगाल में कहा कि बीजेपी को हराना नहीं है, 100 के नीचे रखना है, तो मेरे घर वालों ने कहा यार हराना तक तो ठीक है, ये 100 के नीचे कहने का क्या मतलब, 110 भी आ सकता है उनको। मैंने कहा भैया अगर वो हारेंगे तो, क्योंकि मैंने क्यों कहा 100 के नीचे, क्योंकि मुझे मालूम है कि 110-20 नहीं आना है। अगर तो जनता को, ममता बनर्जी को रिपीट करना है तो बीजेपी को 50-60 सीट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो 70-75 आया इलेक्शन कमीशन की मदद से। उसी तरह अगर लोगों ने जनसुराज को वोट दिया तो फिर वो मेजर करके नहीं देंगे कि इनको 25 दे दो, 30 दे दो, फिर आंधी दिखेगी आपको, फिर तो या आंधी या बिल्कुल फर्श पे। लोगों ने कहा और अगर आप फर्श पे पहुंचते हैं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। यू आर कमिटेड, अगले 10 साल आपके यही, अगले 7 साल। हाँ, क्या दिक्कत है? जब मैं आया था यहाँ क्या लेकर आया था जी, मेरी एक अपनी पहचान थी, वो पहचान थोड़ी बेहतर ही हुई होगी, खराब तो नहीं हुई होगी। मैंने 3 साल यहाँ सैकड़ों लोगों के साथ मिलकर एक प्रयास किया है। आज जनसुराज राजनीतिक संगठन के तौर पर सबसे बड़ा संगठन है बिहार। भाजपा का आधिकारिक दावा है 70 लाख
प्राथमिक सदस्य, जन स्वराज में 1,40,00,000 से ज्यादा लोग मेंबर हैं। बजाबता 10 रुपए, उसमें 40 लाख से ज्यादा लोग तो 10 रुपए देकर बने। शुरू के 1 करोड़ फ्री था। तो हम लोगों ने पैन बिहार एक प्रेजेंस बना ली। बिहार में कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कुछ अपवाद छोड़ सकते हैं, जिसको जन स्वराज के बारे में नहीं पता है, जिसको जन स्वराज की बात नहीं समझ में आ रही है, या उसमें मेजॉरिटी जो ये नहीं कह रहे कि नहीं जन स्वराज बात अच्छी कह रहा है। अब इसको छोड़कर मैं दूसरा चीज क्यों करूंगा? कोई उसकी वजह नहीं। मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि जो जिस तरह की करप्शन, भ्रष्टाचार नीतीश के सरकार में चल रही है, उसका फायदा, बिकॉज यू आर सीन टुडे एज द एजेंट ऑफ चेंज, मैंने काफी लोगों से बात किया, उसका फायदा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्यों नहीं उठा पा रहे अकॉर्डिंग टू यू? भैया सिंपल बात है कि तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी तो पहली बात यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। क्या मतलब इसका? कांग्रेस का कोई सबसे ज्यादा शोर वोट चोरी पे तो उन्होंने बनाया है यहाँ पे। वोट चोरी बिहार का थोड़ी मुद्दा है, उन्होंने वो तो कर्नाटक देश का मुद्दा है, वो उठा रहे हैं। उस मुद्दे पे आपकी क्या रिस्पॉन्स है? मेरा रिस्पॉन्स ये है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और उन्होंने वोट को लेकर जी, इलेक्टोरल रोल को लेकर, वोटिंग प्रक्रिया को लेकर अगर कुछ तथ्यात्मक बात पब्लिक डोमेन में रखा है जी, तो इलेक्शन कमीशन को उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और उस पर पॉइंट वाइज आंसर देना चाहिए। जस्ट बिकॉज कि वो राहुल गांधी कह रहे हैं और मैं उनसे सहमत नहीं हूं, या वो मेरे विरोधी हैं, या मैं उनको पसंद नहीं करता इसलिए मैं उनका विरोध नहीं करूंगा इस बात पे, इसलिए कि वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने तथ्य जो समाज में रखा है उसको इलेक्शन कमीशन को आंसर करना चाहिए। रह गई बात बिहार की, आपने कहा वो यहाँ फैक्टर नहीं है, और आपने मैं कहीं बता रहा और हूं, शायद कहा कि उनकी तो यहाँ कोई औकात नहीं, पिछड़ा क्या, पार्टी इसका है। क्या मैं मतलब? कह रहा हूँ यही मतलब क्या है, मतलब यही मतलब है, व्हाई डू यू फील 1990 के बाद 35 साल में बिहार में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर न कभी चुनाव लड़ती है, न कोई राजनीतिक प्रयास करते हैं। ये दूसरे दलों के साथ गठबंधन बनाकर, और उसमें भी जूनियर पार्टनर के तौर पर, गठबंधन भी कोई बराबरी का नहीं। लालू जी 150 सीट लड़ते हैं, ये 20-25 सीट लड़ते हैं, वैसे ही चुनाव लड़े। तो ये पिछलग्गू दल है। लालू जी जो चाहेंगे, यहाँ पे पॉलिटिकल फिनोमेना जो है, पॉलिटिकल ताकत जो है, वो लालू जी की है, राजद की है, राहुल गांधी की नहीं है। राहुल गांधी या कांग्रेस जो यहाँ प्रयास कर रहे हैं या करते हैं, चाहे बेगाहे जिसको कहते हैं भोजपुरी में, वंस इन ब्लू मून, वो सिर्फ इसलिए है कि गठबंधन में सीट के नेगोशिएशन में हमको 5-10 सीट ज्यादा मिल जाए। पिछली बार वो लोग 70 सीट लड़े, उनके 19 विधायक आए। उससे पहले कभी दहाई में ये पहुंचे नहीं, एक्सेप्ट फॉर वंस व्हेन आई वाज मैनेजिंग द इलेक्शन, दे गॉट 28। इनके 4, 5, 3, 2 ऐसे एमएलए आते हैं। तो जिस पार्टी के 4-5 एमएलए आएंगे उसको आप कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फोर्स तो मानिएगा नहीं यहाँ, इसलिए मैं उनको कोई बहुत अहमियत नहीं देता हूँ। दूसरी बात, कांग्रेस ने यहाँ बिहार के मुद्दों को लेकर कभी कुछ राजनीति की नहीं है। राहुल गांधी आए, सो कॉल्ड यात्रा करी, उसमें उन्होंने बिहार के पलायन पर कुछ नहीं बोला, बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कुछ नहीं बोला, बिहार के बाढ़ की समस्या पर नहीं बोला। जो बिहार की समस्या उस पर नहीं बोल रहे, वो आकर मोदी जी को गाली दे रहे हैं। मोदी जी आ रहे हो, राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं। तो बिहार का आदमी ये कह रहा है कि भाई वो लोकसभा का चुनाव तो हो गया, ये तो बिहार के विधानसभा का चुनाव है, ये बताओ कि हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई कब होगी, बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्रियां कब लगेंगी, बिहार में भ्रष्टाचार कब कम होगा। अब आपने कहा कि तेजस्वी को क्यों नहीं मिल रहा है, वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि ये लोग 15 साल इनके माँ और पिताजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, और उस समय जो व्यवस्था इन लोगों ने चलाई जिसको जंगल राज कहा जाता है, वो लोगों के मन में अभी भी उसकी यादें ताजा है। तो लोग इनको भरोसा नहीं करेंगे। इनके पिताजी बजाबता सारे ट्रायल के बाद जेल गए करप्शन के मामले में, उनको चुनाव लड़ने पर सरकार ने रोक लगा दिया, व्यवस्था ने जी उन पर। वो अगर बात भ्रष्टाचार की करेंगे तो लोग हंसेंगे। दूसरी बात, कई लोग ये कह सकते हैं भाई वो तो उनके माँ बाबूजी का था, इनका अच्छा है। तो आप ये भी तो 3 साल रहे डिप्टी सीएम, अभी पहले 2015 में रहे 1.5 साल, और अभी फिर रहे नीतीश जी के साथ जी। तो जो डिप्टी सीएम थे तो भी इनका चाल चरित्र चेहरा जो लोगों ने देखा वो वही था जो राजद का पहले था। आप किस और एक अंतिम बात, हाँ, मुझे किसी ने सवाल किया कि भाई आप इनको क्यों नहीं बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहते हैं, यंग आदमी है, शायद कुछ नया करना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए, लेकिन आप जरा ये देखिए कि जिस राजद की व्यवस्था को जंगल राज कहा गया,
तो लालू जी खुद से जाके क्राइम तो करते नहीं थे। राजद में उस समय जो बाहुबली नेता थे, उस समय जिनके नाम से लोगों में टेरर था, वो लोग आज राजद में हैं कि नहीं? आप जिले वाइज बिहार का आंकड़ा निकाल लीजिए। जो नेता लालू जी के जमाने में दरभंगा में था, गया में था, पटना में था, सिवान में था, चंपारण में था, वही नेता आज भी राजद का झंडा लेके घूम रहे हैं। तो तेजस्वी यादव ने या राजद की नई लीडरशिप ने, वो तो लालू यादव भी चाहते तो अगर वो राजद को रिफॉर्म कर देते तो ही शुड हैव गॉट ए न्यू अपॉर्चुनिटी। लेकिन उन्होंने राजद की कोई व्यवस्था नहीं बदली। एक चीज बदली, ऊपर पहले राजद को चलाने वाले लालू जी के 2 साले थे, साधु यादव और सुभाष यादव, जिनका टेरर था, जिनके नाम पर ये सारी व्यवस्था चलती थी जी। और जिलों में छत्रप होते थे, बड़े जो नेता थे जो कि बदमाशी, रंगदारी, अपहरण जिन पर इल्जाम था। अब नीचे की व्यवस्था तो वही है, ऊपर साधु यादव और सुभाष यादव को हटाकर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आ गए। ये उनकी आपस की लड़ाई है कि अब लड़के बड़े हो गए, अब चाहते हैं हम इस व्यवस्था को चलाएंगे। इनकी सोच में, इनके चरित्र में, इनके कार्य प्रणाली में कोई फर्क नहीं आया। अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव कहीं यात्रा पर थे और बस पे चढ़ के हाथ में कलम लेकर ऐसे ऐसे उछाल रहे थे, पब्लिक में फेंक रहे थे। अब किसी को ये छोटी घटना लग सकती है, लेकिन सामान्य परिवार के बच्चों के लिए कलम की क्या महत्ता है। कलम कॉपी को हम लोग सीधा सरस्वती का रूप मानते हैं। जब सरस्वती पूजा होता है तो हम लोग अपने किताब को, कॉपी को, कलम को, हमको याद है बच्चे में हम लोग वो मूर्ति के नीचे रखते थे कि इससे विद्या बढ़ेगी, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये आदमी बस पे खड़े होकर कलम को ऐसे फेंक रहा है जैसे हवा में कोई चीज उड़ा रहा हूं। ये दिखाता है कि इनकी सोच क्या है, इनका चरित्र क्या है। इसीलिए इनको ये बेनिफिट नहीं मिल सकता है। आपने अपनी विजन, मैंने आज आपकी भाषण में सुनी, वैसे भी सुनती आई हूं। एक पॉलिसी डिसीजन जो आपने प्रपोज किया है उसको लेकर काफी चर्चा है और वो है प्रोहिबिशन जी। और उसके बारे में मैं इसलिए खासकर पूछना चाहती हूँ, आई एम नॉट ए सपोर्टर ऑफ प्रोहिबिशन, सबसे पहले तो ये कहना चाहिए, लेकिन आपकी सोच समझना चाहती हूँ क्योंकि गांधी जी आपके एक तरह से मेंटर हैं, यू ड्रॉ योर आइडियोलॉजिकल इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। अमंग द गांधीयन आइडियाज आई डिसएग्री विद दिस प्रोहिबिशन। आपने यहाँ कहा है that you will lift prohibition if you have within hours. Why? देखिए, हम लोगों ने कहा कि जैसे ही जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी जी, तो बाकी जो सैकड़ों चीज होगा, स्ट्रक्चरल चीज होगा, बिहार के विकास की यात्रा कैसे शुरू, वो सब तो होगा जी। विद इन मैटर ऑफ डेज जी 5 चीजें तो जरूर हो जाएंगी जी। उसमें पहला चीज है विद मैटर ऑफ आवर्स इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों। दूसरा चीज हम लोगों ने कहा कि बिहार में रहने वाले 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांग साथियों को कम से कम 2000 रुपया जरूर हम लोग दे देंगे ताकि वो बेसिक जीवन अपना बिता सके। तीसरी बात हम लोगों ने कहा कि एक नया डिपार्टमेंट, एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ और सिर्फ काम ये होगा कि जो 50 लाख बच्चे बिहार से बाहर मजबूरी में जाकर मजदूरी कर रहे हैं उनको वापस लाकर यहाँ रिहेबिलिटेट कराया जाए, यहाँ उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी दी जाए, 10-12 हजार का रोजी रोजगार कराया जाए। चौथी बात हम लोगों ने ये कही कि जब तक शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी जी, सरकारी स्कूल नहीं सुधरेंगे, सुधारने का एक प्लान है, तब तक हर गरीब को ये अवसर होगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा लीजिए, उसका पैसा सरकार भरेगी। 5वीं बात हम लोगों ने कहा कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ देंगे ताकि हर वो व्यक्ति जो अभी धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा की खेती कर रहा है वो कैश क्रॉप की खेती करेगा। और अंतिम बात ये कहा कि 100 सबसे भ्रष्ट नेता और अफसर, बड़े नेता और अफसरों पर स्पेशल कोर्ट, स्पेशल लॉ बनाकर उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनको इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट किया जाएगा, उनके द्वारा बिहार की लूटी हुई संपत्ति को वापस किया जाएगा। ये 6 बात तो होगी विद इन मैटर ऑफ डेज। अब आपने कहा शराबबंदी की बात क्यों, तो पहली बात तो आप ये समझिए कि बिहार में शराबबंदी है ही नहीं। शराबबंदी के क्या एक फर्जी कानून है जिसके तहत शराब की दुकान बंद है और होम डिलीवरी चालू हो गया। शराब की दुकानों के बंद होने से बिहार का 15 से 20 हजार करोड़ का नुकसान हो रहा है जी। और ये पैसा जा कहां रहा है?
ये पैसा होम डिलीवरी करने वाले शराब माफिया को जा रहा है, उसको प्रश्रय देने वाले नेता और अफसरों के पास जा रहा है। तो बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ हर साल का नुकसान, और ये पैसा सरकारी तंत्र, अफसर, नेता और शराब माफिया के पास जा रहा है। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि इससे वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। कोई फर्जी है कि स्टडी भी लोग बताते हैं कि महिलाओं पर यहाँ मारपीट की घटना कम हुई है। तो आप जब से शराबबंदी की कानून लागू हुआ है 2016 से, आंकड़े निकाल लीजिए, करीब करीब 8.25 लाख लोगों पर केस किए गए शराबबंदी के कानून के तहत। 6.25 लाख केसों में कॉग्निजेंस कोर्ट ने लिया, और करीब करीब 1,23,000 से ज्यादा लोग आज भी जेल में बंद हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1,23,000 लोग जो जेल में बंद हैं वो कौन है? वो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, वो गरीब घर के लोग जो कि कोर्ट कचहरी का फीस भी नहीं भर पा रहे हैं, बेल बॉन्ड भी नहीं दे पा रहे हैं, और उन घरों की महिलाएं थानों में, कचहरी में दौड़ रही हैं। ये सब कुछ आप किस नाम पर कर रहे हैं? आपने भी कहा गांधी के नाम पर। तो मैं आपसे ही दावा कर रहा हूं कि मुझे दिखाइए कि गांधी जी ने ये कहां कहा कि सरकारों को कानून बनाकर शराबबंदी लागू करना चाहिए। गांधी जी को जितना मैं एक मिनट रुकिए, गांधी जी को जितना मैंने पढ़ा समझा, गांधी जी ने शराबबंदी को सामाजिक प्रयास के तौर पर बताया। तो सामाजिक प्रयास के तौर पर तो गांधी जी ने शाकाहारी होने की भी बात कही। तो क्या कल देश में कानून बन जाना चाहिए कि जितने लोग शाकाहारी नहीं उनको जेल में डाल दिया जाएगा? गांधी, ये तो बिल्कुल गांधीयन आइडिया के उलट है। गांधी जी कानून के दम पर, डंडे की जोर पर तो कोई काम कराना ही नहीं चाहते थे। अगर गांधी जी कानून के जरिए शराबबंदी लागू कराना चाहते तब तो मेरे भाई देश आजाद हुआ। उसी समय उन्होंने कह दिया होता है पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दो भाई, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। कौन गांधी जी की बात मना करता? नहीं, मैं एक अंतिम बात, चूंकि आपने कहा गांधीयन बात, एक अंतिम बात मैं सारे भाजपा और जदयू, राजद के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर शराबबंदी के इतने फायदे हैं तो ये बढ़िया फायदा, बढ़िया लड्डू आप लोग बिहार के लिए ही क्यों रखे हैं? योगी जी लागू कर दे यूपी में, हाँ जी, मोदी जी लागू कर दे पूरा देश में, राहुल गांधी लागू करवा दे तेलंगाना में, कर्नाटक में, वहां की महिलाओं को क्यों आप परेशान कर रहे हैं? मेरे भाई, बिहार के बच्चे मर रहे हैं नौकरियों के लिए, 10,000 रुपए के लिए। वो बाहर जाते हैं, उनको लाठी पड़ती है, उनको गाली पड़ती है, तुम उस पर जबान नहीं खोलते हो, और यहां पर आकर शराबबंदी का वर्च्यू बता रहे हो। भाई मोदी जी 20,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा ग्रांट दे दे कि जब तक बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो केंद्र सरकार सपोर्ट करेगी। दे दे 20,000 करोड़ रुपए। आई एम एक्चुअली विद यू ऑन दिस पॉलिसी। नहीं, देखिए अब अंतिम एक और बात मुझे कहने दीजिए बरखा जी, पूरे दुनिया में इस बात का कहीं कोई प्रमाण ही नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज का आर्थिक सामाजिक विकास हुआ है। बिल्कुल, पीपल टॉक अबाउट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, वेयर इज द एविडेंस? आप गांधीयन हो या नॉन गांधीयन, शो मी द एविडेंस दैट लिकर बैन, लिकर प्रोहिबिशन help societies grow. There is no evidence. There is no evidence. So if there is no evidence and people have tried it time and again, so not only in India, including in US, this has been tried, and people have realized that this is a futile exercise. Why we are trying to reinvent the wheel? I agree. And rather than focusing on our people's, कि हमारे बच्चों की पढ़ाई और रोजगार कैसे होगी, पूरा तंत्र शराबबंदी को लगाने, छुपाने, कमाने में लगा हुआ है। इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों ने कहा कि आपको वोट नहीं मिलेगा अगर आप कहिएगा, तो मैंने कहा है भैया वोट मिले या न मिले, ये सही बात है, इसको कहेंगे ही कहेंगे। वोट का भी बड़ा लोगों को भ्रम है। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार को शराबबंदी की वजह से महिलाएं वोट करती हैं। भाई, नीतीश कुमार को बिहार में सबसे बड़ी सफलता कब मिली? 2010 में। नीतीश कुमार के 117 विधायक, 115 टू बी प्रिसाइज, 2 बाद में ज्वाइन किए, 115 विधायक जीत कर आए, 25 MP जीत कर आए। उस समय बिहार में नीतीश के गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा शराब के ठेके थे। उसके बाद बड़ी सफलता नीतीश को कब मिली? 2015 में। उस समय बिहार में शराब के ठेके खुले थे। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया 2016 में। उसके बाद नीतीश कुमार ने चुनाव लड़ा
2020 में जी। उनका विधायक का संख्या घट के हो गया 42। जी तो अगर शराबबंदी से वोट उनको मिल रहा है जी तब तो सबसे बड़ी जीत उनको 2020 में मिलना चाहिए था। तो जो लोग ये बोल रहे हैं न उनको गांधी की समझ है न उनको चुनाव की समझ है, बस बोले जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि अगर ये वोट भी आपकी वोटिंग को इफेक्ट करता फिर भी आप अपने इशू पे अड़े रहते नहीं हटेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हाउ मच हैव यू चेंज्ड? ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। क्या होता है कि नेता लोगों को सीखना पड़ता है कि एक हर्ड मेंटालिटी, राइट? यू आर टू मच ऑफ एन इंडिविजुअल, पर आप 1 साल हो गया, हालांकि आप अपने आप को नेता अभी भी नहीं बोलते हैं, लेकिन जन स्वराज की फॉर्मल एज अ पॉलिटिकल पार्टी को 1 साल होने को जा रहा है 2 अक्टूबर। ये साल ने आपको कितना बदला है प्रशांत? नहीं, हर दिन बदल रहा है। देखिए, जब इस चीज को मैंने शुरू किया तो एक जो आप रेजोल्यूशंस लेते हैं ना जी, तो मैंने एक वादा अपने आप को किया है, क्योंकि मैंने चुनाव जितने लोगों के साथ लड़वाने में कंधा लगाया, उनके साथ जुड़कर काम किया, तो एक चीज मैंने बहुत क्लोजली फर्स्ट हैंड देखा कि चुनाव जीतने के लिए कई बार सही बात आपको दिखती है फिर भी आप उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो मैंने एक चीज यहाँ अपने आप से वादा किया था कि जो सही होगा वो कहूंगा, वोट मिले या ना मिले। ये सिर्फ शराबबंदी की बात नहीं है। मैंने कहा कि बिहार में भूमि सुधार लागू किया जाएगा, जनसुराज आएगा। तो मुझे किसी पत्रकार ने पूछा कि अगर आप ऐसा कहोगे तब तो सवर्ण आपसे नाराज हो जाएगा। बिहार में तो लालू नीतीश की हिम्मत नहीं पड़ी ये कहने की कि भूमि सुधार लागू होगा। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भूमि सुधार लागू होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब मैंने इसका अध्ययन किया, देखा कि बिहार में 60% लोग लैंडलेस हैं, पूरे देश में 38% लोग लैंडलेस हैं। वो बिहार और लोगों ने कहा सवर्ण नाराज होगा। क्यों नाराज होगा? इन्हीं सवर्णों ने भूदान आंदोलन में विनोबा भावे को लाखों एकड़ जमीन दिया कि भाई जो भूमिहीन है उनको जमीन दे दी जाए। लेकिन वो लाखों एकड़ जमीन कहाँ गया? चूंकि भूमि सुधार के दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ तो वो जमीन सब एक तरीके से कागजों में, फाइलों में गायब हो गए। अगर भूमि सुधार होगा तो उससे लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लैंड ओनरशिप क्लियर होगा, और जो लैंड ओनर हैं उनको भी फायदा होगा, और जो लैंड ओनर नहीं है, लैंडलेस है, उनको जमीन मिलेगी भी। क्योंकि अभी बिहार में 1/3 से ज्यादा जमीन का जो ओनरशिप है वो डिस्प्यूटेड है, और डिस्प्यूट किसके साथ है? वो सरकार के साथ है। सरकार के आंकड़ों में पता ही नहीं है कि जमीन का मालिक है कौन। इसलिए मैंने कहा कि अगर मुझे लग रहा है कि नहीं, भूमि सुधार के जरिए यहाँ रूरल इकोनॉमी, लैंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर इनकम बढ़ सकता है, तो कोई नाराज हो कोई खुश हो, मैं बोलूंगा ही और ये करूंगा भी। आप क्या बदले हैं पिछले साल? रोज बदलता हूँ। नहीं, पर फॉर द बेटर, फॉर द वर्स, ये नहीं पता मुझे कि पर बदले हैं। रोज बदलता एक उदाहरण दीजिए, कैसे बदले हैं? मतलब मेरी जो बिहार की समझ है वो अलग, और समाज की जो समझ है। हाँ, मैं बिहार में ही मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पर पले बड़े भी हैं, कुछ साल काम भी किया है, कुछ साल आपके राजनीति पेरेंट्स, फैमिली घर भी यहीं पे है? यहीं पे, जहाँ पे आप लौट नहीं पाए, नहीं लौट नहीं पाए बिकॉज ऑफ पेन, इमोशनल ग्रीफ? ऐसा नहीं है। मैंने ये बताया कि 2000 मेरे पिताजी और माँ बक्सर में रहते थे पहले। वहाँ पे हम लोग का एक बड़ा सेटअप है, घर वगैरह है, मेरे पिताजी का हॉस्पिटल था। तो एक बार मतलब 14 अगस्त 2015 को मेरी माँ को, वो जमशेदपुर में थे, उनको MRI के जरिए पता चला कि उनको कैंसर है। तो फिर ऐसी स्थिति बनी कि वो जमशेदपुर से वापस बक्सर नहीं आई, उनको हम लोग दिल्ली ले गए जी, और वो 2 साल वहां रही। उनका जो बन पड़ा वो इलाज कराया गया, लेकिन वो वापस नहीं लौटी, उनकी देहांत हो गई। मतलब 14 अगस्त 2017 को सी वेंट इन कोमा, देन आफ्टर फ्यू डेज शी डाइड। उसके बाद मेरे पिताजी भी नहीं लौट पाए जी, पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तो जो वो घर है जी, जिसको मुझे देखना चाहिए, इसको बेहतर तरीके से रखना चाहिए, मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूँ कि मेरी माँ जब उस घर में वापस आ ही नहीं सकी, तो फिर उस घर में जाकर उसको फिर से उस एनवायरनमेंट में रीलिव करने की जो एक साइकोलॉजिकल ब्रिज जो मुझे पास करना है वो मैं नहीं कर पाया। और इस वजह से मैं घर नहीं जाता हूँ, घर नहीं गया हूँ, पिछले 8-10 सालों से नहीं गया हूँ। यहीं बगल में है, वहां अगल बगल जाते भी हैं, कार्यक्रम पार्टी का करने जाते हैं, अपने घर नहीं जाते हैं। ये मेरी कमजोरी कह लीजिए, कायरता कह लीजिए, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि मेरे माँ बाप ऊपर सोचते होंगे कि यार तुम जिस घर में, उसमें दिया बत्ती जलाने वाला कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, इतनी मेहनत से मेरे पेरेंट्स ने उसको बनाया, वो घर आज अच्छे कंडीशन में नहीं है। लेकिन
मैं वो हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाया हूं कि एक बार उस घर से मेरे माँ बाप निकले तो फिर वो वापस नहीं आ पाए, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया वहां, लेकिन जाऊंगा एक दिन ना एक दिन तो जाऊंगा ही। आप उदाहरण दे रहे थे कि, और बदलने की जो बात है, जी। मैं यहीं पे जीवन का मेरा कई साल बिहार में जी। बीता है, बच्चे के तौर पर, स्टूडेंट के तौर पर, नौकरी करते समय भी, और मुझे ऐसा लगता था, लोगों को भी लगता है कि मुझे बिहार की बड़ी अच्छी समझ है। लेकिन जब मैंने पदयात्रा की, गांव में देखा, लोगों को फील किया, मिले, तो जो अनुभव मेरे हुए उसको मैं समराइज करता हूं कि बिहार आंकड़ों में जितना गरीब दिखता है उससे बहुत ज्यादा गरीब, उससे बहुत ज्यादा बदहाल नीचे जमीन पर है। और ये मेरी सीख है। मैं जब चला हूं, मैंने देखा है। जब आप आंकड़ों में देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 1.25 करोड़ लोग यहाँ ऐसे हैं जिनको 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता है। और मैं 15 में था और मैं अपने आप को कोसता भी हूं कि ये मेरे नजर से स्लिप हो गया, मैंने कभी इस बात को समझा ही नहीं 15 में, वरना मैं इसको मुद्दा बनाता उस समय, उनकी कुछ मदद तो जरूर कराई होती, 7 निश्चय का हिस्सा बनवाता इसको। लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आई उस समय कि अच्छा ठीक है, वृद्धा पेंशन है, कुछ मिलता होगा। जब मैं नीचे चला और उन महिलाओं से मिला, उन लोगों से मिला जो कि महीने भर इंतजार में बैठे हैं कि मेरा 400 रुपए आएगा तो मैं दवा खरीदूंगी, मेरे लिए आज भी ये इनकॉम्प्रिहेंसिबल है कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, अकेले बूढ़ी महिला 400 रुपए में अपना जीवन कैसे बिता रही है। उसमें उसको अपने कपड़े भी खरीदने हैं, अपनी दिनचर्या भी चलानी है, उसको दवा भी खरीदना है, उसको खाना भी खाना है। इसलिए मैंने 3 बरस पहले सबसे पहले ये आवाज उठाई कि नहीं, और कुछ हो या न हो, बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़, कम से कम हम लोग 2,000 रुपए तो इनको जरूर दे सकते हैं ताकि ये बेसिक जीवन अपना जी सके। जी। और मुझे खुशी है इस बात की कि जनसुराज का जो होगा वो देखा जाएगा, जीतना हारना ये तो लगा रहेगा, लेकिन सरकार पर इतना दबाव इस बात का पड़ा कि जो नीतीश कुमार, राजद की सरकार, महागठबंधन की सरकार, एनडीए की सरकार ने वृद्धों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किया था, वो पिछले महीने 1100 रुपए हो गया। तो मैं ये लोगों को कहता भी हूं कि ये जो ताकत है ये एमएलए एमपी की नहीं है, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, बिहार के लोगों को जो ये होप, एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। मैं कुछ करूं ना करूं, नीतीश सरकार रोज काम कर रही है। वृद्धों का पेंशन 1100 हो गया, यहाँ पर आंगनवाड़ी का सैलरी बढ़ गया, आशा का मानदेय बढ़ गया, रसोईया की सैलरी डबल हो गई। हर दिन एक घोषणा हो रही है कि बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपये मिलेगा, महिलाओं को 10,000 रुपये रोजगार के लिए लोन मिलेगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास एक विकल्प है, वो विकल्प को चुने न चुने, एक ऑप्शन। लेकिन जो सत्ता में बैठा है उसको डर है। अगर जनसुराज नहीं होता तो नीतीश कुमार और एनडीए क्या सोचते कि भैया 400 दे ना दे, लालू जी के डर से वोट हमको देगा ही देगा। इसलिए जो बात जनसुराज की फिलॉसफी है, जो हम लोग नीचे बताते हैं कि आप अपने लिए विकल्प तैयार कर लो, वोट जिसको देना है दो जी। लेकिन अगर विकल्प होगा, लोकतंत्र में विकल्प होगा, तो उससे जनता का फायदा होना ही है, जनसुराज जीते या हारे। एक आखिरी सवाल, आपने एक इंटरेस्टिंग कोई उलेमास के साथ आपकी कोई कॉन्फ्रेंस थी, आपने वहां बोला कि देखिए जो एक भारत में आइडिया था कि सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स क्या है, वो ओवर द ईयर्स संघ परिवार ने राइट ऑफ सेंटर वो नॉर्मल कर दिया है। तो आपने उदाहरण दिया कि एक जमाना था अडवाणी जी को हॉक कहा जाता था, अडवाणी जी के अब मोदी जी आए तो अडवाणी जी मॉडरेट लगते हैं, फिर आपने कहा आगे योगी जी आएंगे तो मोदी जी मॉडरेट लगेंगे। सो हाउ डू यू सी नेशनल पॉलिटिक्स टुडे? और उसमें आप अपने आप को, बिहार में तो आपने मुद्दों की बात की, उसमें अपने आप को आज के दौर में आप आइडियोलॉजिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विचारधारा के आधार पर हम लोग बिल्कुल बीजेपी के विरोध में खड़े हैं। ओके। जो पूरी जनसुराज की सोच है, ये एक लाइन में अगर मैं कहूं तो आजादी से पहले जो कांग्रेस की व्यवस्था थी उसको पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है जी। कि जिस तरह कांग्रेस की व्यवस्था थी आजादी से पहले, जो गांधी की कांग्रेस थी, जिसमें समाज का हर वर्ग जुड़कर आजादी के लिए कुछ योगदान कर सकता था, उसमें क्षमता हो न हो, उसकी पेडिग्री कुछ भी हो, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, जो कुछ भी कर सकता था। तो हमने देखा आजादी की लड़ाई में
कुछ लोगों ने प्रभात फेरी निकाली, कुछ लोगों ने अखबार निकाला, कुछ लोग धरने पर बैठे, कुछ लोग रेलवे लाइन उखाड़े, कुछ लोग गोली बारूद के रास्ता अपनाए, कुछ लोगों ने सत्याग्रह की, कुछ लोग जेल गए। जिसको जो समझ में आया, लोगों को ऐसा लगता था कि मैं कांग्रेस से जुड़ गया, इसका मतलब आजादी की लड़ाई में जुड़ गया। वो व्यवस्था मैं यहां बना रहा हूं कि अगर बिहार को बदलना है तो आप जनसुराज से जुड़ जाइए। ये चिंता मत कीजिए कि आपकी जाति क्या है, आपके पिताजी कौन है, आपकी कितनी ताकत है, आपकी राजनीति की कितनी समझ है। बिहार को सुधारना चाहते हो, जनसुराज से जुड़ो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ करने को, सकारात्मक करने को मिल जाएगा। तो विचारधारा के आधार पर हम लोग कांग्रेस के करीब हैं, आज की कांग्रेस से नहीं, महात्मा गांधी के कांग्रेस। तो जैसे अगर हम रैपिड फायर की गेम खेल, मैं एक मिनट सुनिए पूरा ना, करूं, और मैं उसमें अच्छा इसको मैं पूरा करूं। अच्छा, आप पूरा करें। तो बीजेपी से लड़ाई एकदम सीधा विचारधारा से, विचारधारा आधारित व्यवस्था के को अगर आप देखें तो बीजेपी से लड़ाई है। जो बात आपने कही कि बीजेपी वाले, जो आपने उदाहरण दिया, तो ये मैंने मुसलमानों को समझाया। जो मुसलमान आकर कहते हैं कि बीजेपी से हमारा झगड़ा है, संघ वाले हमें परेशान कर रहे हैं, मैंने उनको ये उदाहरण देकर बताया कि संघ को आपकी चिंता नहीं है, संघ को हिंदुओं की चिंता ज्यादा है। इस नजरिए से कि हिंदू पहले, उसके बाद उसके विचारधारा को स्वीकार करें। जी, मुसलमान स्वीकार न करे, वो तो चाहते ही ना स्वीकार करे, किनारे रहे 20%। लेकिन 80% हिंदुओं में आज भी सिर्फ आधे हिंदू ही संघ की विचारधारा को मान रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, या उससे एग्री कर रहे, पार्शियली या मोमेंटरली। तो मैंने उसके एग्जाम्पल में उनको बताया कि संघ के लिए चुनौती ये है कि जो हिंदुओं का समाज है, वो उनके विचारधारा को, जो कि रेडिकल दिखती है, उसको वो स्वीकार कराएं। और मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि पहले हिंदुओं के बीच में स्वीकार्यता के तौर पर वाजपेयी जी लिबरल थे, आडवाणी जी हार्डलाइनर थे। फिर एक समय आया जब आडवाणी जी लिबरल दिखते हैं, मोदी जी हार्डलाइनर दिख रहे हैं जी। और आज से 10 वर्ष के बाद अगर योगी जी कल भाजपा के लीडर हो जाए, तो जिनको भी आज मोदी हार्डलाइनर दिख रहे हैं, वही लोग मोदी को कहेंगे कि मोदी कितना भी हार्डलाइनर था, योगी उससे भी ज्यादा हार्डलाइनर है, या उसको वो एक तरह से एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ये मैं समझाता हूं कि एक सतत प्रक्रिया है संघ के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कि सेंटर को राइट की ओर मोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के नजरिए से नहीं, हिंदुओं के नजरिए से। तो अगर इस विचारधारा से आपको लड़ना है, तो आपको विचारधारा आधारित व्यवस्था बनानी पड़ेगी। उसका हमने फॉर्मूला दिया कि आज जो आधा हिंदू भाजपा को वोट नहीं देता है, वो हिंदू कौन है? वो MYPY जातियों की व्यवस्था मत बनाइए, क्योंकि हर जाति से लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं। लोग कहता है MY समीकरण, तो क्या यादव समाज के लोग मोदी जी को वोट नहीं देते बिहार में? अगर जाति वाले ही मोदी को वोट देते, तब तो मोदी जी को वोट बिहार में मिलना ही नहीं चाहिए, उनके जाति का तो कोई नहीं है। आधे हिंदू भाजपा को वोट देते हैं, बिहार में भी देते हैं, उसमें सारे जाति के लोग हैं, किसी जाति के कम होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, लेकिन हर जाति के लोग वोट दे रहे हैं विचारधारा के आधार पर। तो हमने ये कहा कि फॉर्मूला ये है कि जो आधा हिंदू आज भी भाजपा के खिलाफ है, भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहा है, उनको पहचानिए। वो कौन लोग हैं? जो गांधी को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी भी जाति का हिंदू हो, भाजपा को इत्तेफाक भाजपा से नहीं रखना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हिंदू हैं, वो किसी जाति के हों, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जो समाजवाद और कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी किसी जाति के हों, भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो मैंने जो फॉर्मूला दिया कि भाई ये 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू और 20% मुसलमान अगर साथ में आ जाए, तो सामाजिक राजनीतिक तौर पर आपका गठजोड़ हुआ 60% का जी, और भाजपा का हुआ 40, उसमें कुछ फ्लोटिंग हमेशा रहेगा, लेकिन तब आप ये लड़ाई लड़ सकते हैं। यही फॉर्मूला हम लोग दे रहे हैं, यही जनसुराज की सोच है, यही जनसुराज का सामाजिक राजनीतिक आधार है। ऑन अ लाइटर नोट, अगर हम रैपिड फायर की गेम खेल रहे होते तो मेरा सवाल होता मोदी या राहुल, तो आप क्या बोलते हैं? नहीं, व्यक्ति की तो बात ही नहीं है। आप कहेंगे बीजेपी या कांग्रेस, कांग्रेस, बट दिस कांग्रेस नहीं। अगेन मैंने आपको क्या कहा? आपने कहा विचारधारा की बात, ये भाजपा की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा। So does that mean that you could work with the Congress? नहीं, मैं तो आइडियोलॉजिकल मूविंग्स की बात बिल्कुल बात कर रहा हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा, राइट, जनसुराज की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा के करीब है। अगर मैं व्यक्ति में उसको पर्सोनिफाई करती हूँ और मोदी जी और राहुल जी का नाम दोनों में कोई नहीं, क्योंकि दोनों के साथ काम करके देख लिया और दोनों में वो व्यवस्था नहीं दिखी, तभी तो अपना नया बना रहे हैं, वरना दोनों के साथ, दोनों में से जो अच्छा लगता है उसी के साथ रह जाते हैं।
चलिए, आप बहुत मेहनत किए हैं, ये तो सभी को मानना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू। Thank you. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you. थैंक यू।